बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तला राशिद खान, सैयद समी, वजाहत बशीर, इकरा समीन, अजहर रजा, गणेश कुमार, कल तुम नहीं थे, उमर भट्ट, शामिर बेग, कल आप नहीं थे, हमस भट्टी, तुम कल नहीं थे, जवाद हुसैन, समीर, यूशा शहजाद, उबैद रजा, फहद अहमद, फातिमा हुसैन, हसन अली, गुलाम मुबशर, मुसव्विर नबी, निमरा रईस, वालेकुम अस्सलाम, जैद समधानी, सैयद मुस्तफ़ा, अच्छा भाई, मोहम्मद अशबल, वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद अली, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, जरा तगड़े होकर बैठो 2 घंटे अगले। अरीब खान, वालेकुम अस्सलाम। देखो भाई, जो लोग भी तुम में से आए हुए हैं और बात सुन रहे हैं और जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे, वो सब क्या है कि पेपर का दिन, एक्चुअली मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि पेपर वाला दिन, पेपर वाले दिन से पहले वाला दिन, पेपर वाले दिन आप सबको पता है कि आप पहुंचेंगे, बैठेंगे, 15 मिनट आपको पेपर मिलेगा, पेपर मिल जाएगा आपको। अब आपने इस पेपर में करना क्या है? जी तो टाइप करते जाओ बीच बीच में। पेपर में आपने करना क्या है? नंबर 1, आप इसे रीड करेंगे। नंबर 2, आप रिकॉल करेंगे। नंबर 3, रिकॉल में आप लोकेट करेंगे। नंबर 4, आप राइट करेंगे। यही सारे काम है ना जो आपने करने हैं। रीड करेंगे, रिकॉल करेंगे, लोकेट करेंगे, हम अपने पेपर की बात कर रहे हैं, और राइट करेंगे। अब इस रीड करने में आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको एक आइडिया लगाना है कि ये कहां से आया है, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो स्ट्रेट क्वेश्चंस कह लो उसको, चाहे वो केस सिनेरियो हो। बात सारी ये है कि जब मैं मर्केंटाइल लॉ को देखता हूं, मुझे कंपनी लॉ का नहीं पता, वैसे तो है, लेकिन आप इस बात को खुद ही अप्लाई कर लीजिए। तो मर्केंटाइल लॉ जो है, इसका जो स्पेक्ट्रम है, यानी इसकी जो एग्जामिनर के पास रेंज है, रेंज कह लें या स्पेक्ट्रम कह लें, ये बहुत ही वाइड है। यानी कि कहीं से भी, ये सब बातें आपको पता है लेकिन इसको करना जरूरी है क्योंकि मैं आई एम मेकिंग अ पॉइंट। कहीं से भी कोई भी बात, अब ये कोई भी कोई छोटी सी बात भी हो सकती है, कहीं से भी कोई भी बात, कल हम कर रहे थे ना, कहीं से भी कोई भी बात वो पूछ सकता है। अब ये जो कहीं से भी कोई भी बात पूछ सकता है, इसके लिए रेडी रहने का तरीका मुख्तलिफ होगा लोगों का, मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ तरीके होंगे। मुझे नहीं पता, हमने जिन लोगों को पढ़ाया, हमने जिस तरह से पढ़ा,
उसमें हमारे लिए सबसे काम की चीज रही जंबील। जंबील से मुराद ये है कि रिवीजन, ये रिवीजन पक्की होनी चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस पक्की होनी चाहिए, चाहे शॉर्ट पॉइंट्स में हो। मैं जो पॉइंट बनाना चाह रहा हूं कि जो वाइड रेंज है, इसकी वजह से आपका फ्रेश होना, काम होना और सुकून तरीके से होना बहुत जरूरी है। मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूं कि एग्जाम में एक है टेक्निकल, एक है टेक्निकल आपका, ये टेक्निकल जो आपने पढ़ लिया है सारा, एक है आपका मेंटल और फिजिकल। इस एस्पेक्ट पर आप पूरा जोर नहीं दे रहे हैं। ये है टेक्निकल। टेक्निकल क्या है कि पास पेपर्स हैं। टेक्निकल क्या है कि वो जो टीचर से आपने पढ़ लिया है। इधर आपका जोर नहीं है। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं भाई, ये जो एग्जाम वाला दिन है, इससे जितने भी पीछे दिन हैं, ये हर रोज आपको इसी स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए। कैसे होंगे? एक बहुत सुबह से एक बात मुझे तंग कर रही है, मैं तुम लोगों को बता देता हूं। सुबह से मुझे एक बात तंग कर रही है। भाई तुम लोग जब पैदा हुए हो ना, जी तो लिखो यार, तुम लोग सुन बहुत तवज्जो से रहे होगे, लेकिन मुझे नहीं लग आ रहा ना। जब तुम पैदा हुए हो, तकरीबन ये 1998 के जमाने का टाइम होगा, 2000 का होगा। भाई कमर्शलाइजेशन जो है ना, वो अपने अरूज पर है। अब कमर्शलाइजेशन ने किया क्या है? हर शख्स वो बेचना चाह रहा है जो तुम्हें चाहिए, यानी कि कस्टमर को चाहिए। अब क्या हुआ कि पूरी एक, बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनो, अब पूरी एक नफ्सियात, एक साइकोलॉजी बन गई कि कहीं से हल मिल जाएगा। भाई कोई ना कोई तो बेचेगा ना, कोई बिरयानी बेचेगा, कोई कुछ बेचेगा, कोई 5 साल के पर्चे बेचेगा, कोई एमसीक्यूज बेचेगा, कोई कुछ बेचेगा। अब ऐसे में एक मेरी कमजोर सी आवाज में यह बता रहा हूं भाई, अपने अपने जिंदगी के अपने मसले खुद हल करने होते हैं। आपको बता दिया कि ये दिन आ रहा है, जैसे एक यौम हिसाब होगा, ऐसे ही दुनिया में एक पेपर का दिन आ रहा है। इतने दिन बाकी हैं, इस दिन में ये तरीका होना चाहिए। अब आप अपना सोल्यूशन खुद निकालें, और सोल्यूशन निकालने के लिए मुख्तलिफ चीजें मैंने बात की है। उसमें ये मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट, आपका फ्रेश होना, अच्छी तरह सोना, आपके पास पेपर्स की प्रैक्टिस और आपकी टेक्निकल जंबील, ये आपकी एक स्ट्रॉन्ग चीज होनी चाहिए। तकरीर खत्म, इतने कहे को बहुत जानिए, इसको दोबारा सुन लीजिएगा, इस पर गौर कीजिएगा। अब हम जा रहे हैं जहां हमने कल छोड़ा था। देखो कल ये मैं देख रहा था, पर्सनल लायबिलिटी का सवाल, ये 2016 में भी आया हुआ है। इत्तेफाक से मैं पास पेपर देख रहा था, मुझे इस वक्त वो कागज मिल नहीं रहा, दूर पड़ा हुआ है। 2016 में पूरा ये 8 मार्क्स का आया हुआ है, पूरा ये सवाल। अब ये मैंने क्या बात कही है? ये बात मैंने ये कही है कि भाई कल मैंने अर्ज की ना आपको, जब बात ही नहीं मानेंगे तो फायदा क्या। मैंने अर्ज की कि हमारा मार्च 21 से लेके और 14 तक के तो पेपर भाई आप कर लो,
ताकि आप अंदाजा लगा लो कि इसी इसी दरमियान में कई दफा रिपीट हुआ है पेपर, मुख्तलिफ शक्लों से, मैं दिखाऊंगा भी। तो ये सारी तकरीर जोर किस पर है? पास्ट पेपर प्रैक्टिस पर। अब तुम लोगों का काम ये है, ज्यादा से ज्यादा पास्ट पेपर प्रैक्टिस इन राइटिंग करो, यानी के शॉर्ट पॉइंट्स में लिखो पास्ट पेपर प्रैक्टिस, ताकि मुझे पता चले कि मेरी बात पूरी तरीके से आप तक पहुंच गई है। अब इधर आओ, कल हम ये सवाल कर रहे थे, इस सवाल में दोबारा हम करते हैं। देखो, मारिया परचेज अ डायमंड नेकलेस ऑफ ₹7 फ्रॉम एमरल्ड ज्वेलर्स एंड इशूड अ चेक इन फेवर ऑफ, कल हम ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ये जो वर्ड है फुली नोइंग। अब ये फुली नोइंग का भी मैं आपको एक बात मजे की दिखाऊं, ये फुली नोइंग वाली चीज मैं आपको दिखाऊं अभी अभी। क्या फुली नोइंग वाली चीज दिखाऊं, ये देखें जरा। वो किधर लगाया है? अच्छा सॉरी, इधर नहीं लगाया मैं, मुझे याद आ गया। ये देखो, ये जरा देखो जरा, ये पढ़ो जरा। और इसका ईयर वगैरह क्या है, ये मेरे जहन से निकल गया है। ये मेरा ख्याल है, अब ये मेरा ईयर मेरे जहन से निकल गया है, शायद 18 है या 19 है। भाई ये देख रहे हो, ये एक सवाल जो पिछली दफा बना था 18-19 में किसी वक्त में, वो वाली पूरी बात सवाल की उठाकर उन्होंने इधर ये देखो। अब जिसने वो पेपर किया हुआ होगा वो तो ये बात पकड़ लेगा ना भाई। और भाई तुम लोगों को बात समझ में आ रही है तो वाई लिखो, और नहीं समझ में आ रही तो नो लिखो। ये मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि 18 या 19 के पेपर्स में सही है ये जो सवाल मैंने दिखाया है। सुल्तान बॉट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वर्थ ₹7 लाख, फिगर भी वही दी है, फ्रॉम जमीर on a 30 days credit. At the time of purchase, Sultan knew that he was in insolvent circumstances. Discuss the validity of the contract. अब ये सीधा सीधा क्या हो रहा है, तुम लोगों ने कल तय किया था कि ये फ्रॉड हो रहा है। तुमने सामने सामने तय किया था कि इंटेंशनल नॉन परफॉर्मेंस, तुमने तय किया कि अब कंसेंट जो है वो फ्रॉड से हासिल हो गई, तो तुम्हें पता चल गया कि वैलिडिटी जो है वो वाइडेबल है, यानी एट द ऑप्शन ऑफ द जमीर, क्योंकि सुल्तान न्यू, जमीर एग्री पार्टी हो गया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन, दोनों तरीकों से तय हो सकता है। वो जो कल एक लड़का कह रहा था, शायद जैद तुम कह रहे थे ना, देखो रीराइट का मतलब यह है कि तुम आंसर में क्या कर रहे हो, तवज्जो करो यार, तुम आंसर में क्या कर रहे हो कि तुम लिख रहे हो सुल्तान बॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वर्थ ₹7 लाख फ्रॉम जमीर ऑन 30 days एट द टाइम ऑफ परचेज सुल्तान न्यू दैट। भाई ये आप असल में क्या कर रहे हैं, फैक्ट्स को रीराइट कर रहे हैं, ये थी वो बात, यानी उसी बात को आप दोबारा लिख रहे हैं। तो भाई जो आप लिखोगे तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, लिखो यस।
तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये ठीक है, ये कुछ लोग करते हैं इस तरीके से, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि टाइम बचाओ, तुम सीधा सीधा इस बात पर आओ कि उसने सवाल क्या किया है। भाई उसने सवाल क्या किया है? उसने सवाल ये किया है कि वैलिडिटी बताओ। हमें वैलिडिटी नहीं बताना है, हमें इशू भी बताना है। ये हम अभी साइड पर लिख रहे हैं, इसकी हेडिंग नहीं लगेगी। हमने लॉ भी बताना है और हमने एप्लीकेशन भी करनी है। अब मैंने एक तरीका तो यह बताया था कि आप ये कह सकते हैं कि दिस एग्जाम्पल इज टेकन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ फ्रॉड, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये बहुत बचपने वाला तरीका बताया था, अब वो उसको छोड़ दो। आप ये कहोगे, आप असल में यहां से शुरू करोगे कि इन दिस कॉन्ट्रैक्ट Sultan's consent is obtained by fraud. Sorry, Zamir's consent is obtained by fraud. ये पहला जुमला हो जाएगा, ये फ्रॉड वाली बात। In this contract, या तुम इस तरह कर सकते हो, देखो सुल्तान, ये एप्लीकेशन आ गई, सुल्तान bought from Zamir some electronic appliances, knowing that he is in insolvent circumstances, he is obtaining the consent of Zamir by fraud. अच्छा, और अच्छा तरीके से करना चाहते हो तो तुम यूं भी कर सकते हो कि the above contract, in the above contract, Sultan obtained the consent of Zamir by fraud because at the time of the contract he knew that he will not be able to perform his promise, which amounts to fraud. यार ये आप पता नहीं कौन है, मोहम्मद अनस, मुझे नहीं पता, मैं आपको नहीं पहचानता हूं। इनवैलिड कहां से हो जाएगा? जो बात करो उसके पीछे जरा अपनी बात करो। भाई जब आप फ्रॉड से कंसेंट ले रहे हैं, आपको पता है आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। जैद, मुझे पता है बेटा ये कोई लड़का मोहम्मद अनस है, आपको पता है आप फ्रॉड के जरिए कर रहे हो, जो कल वाला पॉइंट था, इंटेंशनली नॉन परफॉर्मिंग दिस प्रॉमिस। आप इस तरह भी शुरू कर सकते हो, पहले लॉ लिखो, व्हेन द पार्टी मेक्स अ प्रॉमिस विद एन इंटेंशन नॉट टू परफॉर्म इट, ऐसे भी लिख सकते हो तुम। यानी लॉ से शुरू करो, व्हेन अ पार्टी मेक्स अ प्रॉमिस with a clear intention not to perform it, भाई मुश्तमा निजामी साहब आपको भी मैं नहीं जानता हूं भाई, किसी भी तरीके से लिखते हैं, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मिनट है आपके पास टोटल। इसमें कोशिश करें कि लॉ पहले लिखें और लॉ को साथ फिर एप्लीकेशन मिला लें, यानी कि उन पार्टीज के नाम लिख दें। अच्छा, नाम लिखने में क्या बात है, ऐसे बना देता हूं, देखो, व्हेन अ पार्टी, ये कोई जरूरी नहीं इस तरह करो, मेक्स अ प्रॉमिस विद अ क्लियर इंटेंशन, तुम लोग अपने अल्फाज में लिख लेना, क्लियर इंटेंशन है ना, जब उसको पता है कि मैं नहीं दे सकता हूं, नॉट टू परफॉर्म इट amounts to fraud, full stop. When the consent is obtained by fraud, the contract becomes, अब यहां पे एप्लीकेशन ले आओ,
voidable at the option of कौन था वो लड़का, क्या नाम है इसका, जमीर। तो इवन इतना भी अगर तुम करते हो तो एप्लीकेशन आ गई ना। ये क्योंकि आपने मेन लॉ आइडेंटिफाई कर लिया और आपने अप्लाई कर लिया। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं, जमीर कंसेंट वॉज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। अब इसको लिखो बिकॉज, क्यों? बिकॉज सुल्तान न्यू दैट he will not be able to perform his promise। ये वही वाली बात, intentionally non perform his promise वाली बात। therefore अब ये एप्लीकेशन आ गई, ये देखो जमीर के नाम से भी एप्लीकेशन आ रही है, लॉ भी लिख रहे हो, फ्रॉड की बात भी कर रहे हो, नॉन इंटेंशनल की बात भी कर रहे हो। therefore कॉन्ट्रैक्ट इज voidable, ये वैलिडिटी की बात बता रहे हो, एट दी ऑप्शन ऑफ समीर। बहुत ही ज्यादा अच्छा लिखना है तो आगे फिर लिख दो समीर में कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट और ही में रिसेंड इट, खत्म। ये भी लिखना चाहते हो तो ये टाइम है तो ये भी लिख दो, लेकिन टाइम का ख्याल रखना। भाई सीखा क्या, सुनो, सीखा ये है, नंबर 1 जो फैक्ट्स दिए हुए हैं, सीखा क्या है, वो किसी लॉ की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपने वो लॉ जरूर मेंशन करना है, जरूर जरूर लाजमी, अभी आगे भी देखना। और फिर उस लॉ को अप्लाई करना है करंट सिनेरियो पे, यानी कि पार्टीज के नाम लिखने हैं, पार्टीज के नाम पर उस लॉ को अप्लाई कर देना है। ये टोटल गेम ये है, टोटल बात ये है। अब इसके लिए दिमाग ठंडा होना बहुत जरूरी है भाई। अच्छा, ये बात कहां से निकली? ये बात इस तरह निकली कि 2000, ये क्या हुआ, ये बात ऐसे निकली कि जब हम 2000 मार्च 2021 करने बैठे तो बिल्कुल वैसा ही एक सवाल जो कि सन 19 वगैरह में कहीं पर 18 या 19 में पूछा गया था, उसकी एक बात उठा के उन्होंने यहां पर फुल्ली नोइंग दैट, ये देख लो, ये सुल्तान है, ये समीर है। तो जनाब अली, फिर मैंने कहा कि फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप आपने एक बात निकाल ली। दूसरी बात, consequently the check was dishonored because the insufficient funds in Maria's bank account, EJ demand to the return of the necklace। ये यहां तक भी बात समझ में आ गई कि voidable हो गया तो वो कर रहा है। लेकिन तीसरे फुल स्टॉप में उसने कहा कि however, अब यहां पे उसने तुम्हें चक्कर दिया, सवाल दिया, बिफोर द सेड डिमांड। नाउ ये उसने लॉ में से दिया है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड नहीं हुआ। वही सो गई क्लास क्या? ये उसने दिया कि अभी कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड नहीं हुआ और मारिया ने प्लेज कर दिया। अब ये नया एक चीज आ गई, 8 लाख रुपए ले लिए। यहां जब ये बात खत्म हो गई, तुमने 3 बातें समझी, 1 2 और फिर ये तीसरी बात अभी समझी है और साइड पे अभी लिखी है। तो सवाल आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्कस करो। डिस्कस करने के लिए कहा उसने, सही गलत निकालने के लिए नहीं कहा है। तकरीर का उन्वान सुनो बहुत गौर से और यस लिखना इसके सुनने के बाद। भाई आप जज नहीं हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपका काम फैसला देना नहीं है, आपका काम लॉ लिखना है। बात खत्म हो गई मेरी। वो ये पूछेगा,
वो ऐसे पूछेगा जैसे आप जज हैं, लेकिन आपने जज नहीं बनना है। अपने तौर पर दिमाग में अच्छी तरह ये बात साइड पे लिख लो कहीं पर, अगर तुम्हारे पास कोई कागज पेंसिल है, कि नॉट अ जज बट अ स्टूडेंट। स्टूडेंट बन के जवाब देना है। अब उसने क्या किया, उसने एक पूछा कि ये स्टेटस ऑफ एग्रीमेंट बताओ, ये एक बात उसने कही। उसके बाद उसने कहा कि एक्सप्लेन करो वैलिडिटी ऑफ द प्लेज, और तीसरी बात उसने कही कि डिस्कस करो। ये सवाल देखें कितना जबरदस्त बनाया, वुड बी एबल टू रिकवर, और ये वुड बी को देखो कितना प्यारा है। ये तीन बातों का मामला है। अब अगर हम इस सवाल को उठा लें तो ये देखो इन्होंने कैसे जवाब बनाया। ये जवाब इस तरह दे रहे हैं, ये सजेस्टेड आंसर है, तुम अलग तरीके से लिख सकते हो। ये कह रहे हैं सिंस द मारिया न्यू, ये न्यू का वर्ड लाया वो, और ये एप्लीकेशन है, शी डिड नॉट हैव इनफ फंड्स टू मेक द पेमेंट, ये लॉ आ गया। ईजे कंसर्न वॉज कॉज्ड बाय फ्रॉड, ये लॉ लिख दिया उसने। हम तो, और इब्तिसाम अभी पहले मेरी बात सुनो बेटा, हम तो और इंटेंशनल नॉन परफॉर्मेंस पर भी चले गए। उसने तो खाली कहा कि फ्रॉड आइडेंटिफाई कर लो, और फिर उसने ये देखो लॉ और एप्लीकेशन को मिलाया है, ये देखो जरा। देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट ईजे's ऑप्शन, ये देखो बेहतरीन ड्राफ्टिंग है। सर सुनो, अब मैं क्या कर रहा हूं, ठहर जाओ, येलो से मैं कर दूंगा फैक्ट्स को। सिंस मारिया न्यू दैट, ये देखो रीराइट लिख रहा कर रहा है, शी डिड नॉट हैव इनफ फंड्स टू मेक द पेमेंट, और ग्रीन से मैं लॉ को कर देता हूं, ईजे's कंसेंट वॉज कॉज्ड बाय फ्रॉड, देयरफॉर ये देखो ये लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, ये लॉ है, एट ईज ऑप्शन, ये एप्लीकेशन है। येलो एप्लीकेशन, ग्रीन लॉ, देख रहे हो ये लॉ है ना, तुमने पढ़ा हुआ है, ये लॉ है। ये एजेस कंसेंट वाज कॉज्ड बाय फ्रॉड, ये लॉ है। और ये जो है मारिया वाली बात, और ये जो सारी बात उसके अंदर लिखी हुई है, ये फैक्ट्स हैं। और ये जो ईजे ऑप्शंस हैं, ये एप्लीकेशन है। सारा खेल एप्लीकेशन और लॉ का है। अच्छा अब आगे बढ़ो। अब वो कहता है मारिया, ये पूरा लॉ है, ये सॉरी मारिया जो है ये है फैक्ट, ये एप्लीकेशन है। ऑब्टेन्ड पोजेशन ऑफ नेकलेस अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये पूरा लॉ है, तुम्हें याद होगा। भाई तुम तला जी मत लिखा करो ना, तुम जेड लिखो। तुम ये जी वाला बटन तुम्हारा खराब हो गया, तुम जेड लिख दिया करो बस। हाँ, however she pledged the necklace before the contract has been rescinded। ये बिल्कुल मुझे अभी अभी हुआ है कि मैं इसको दो कलर में कर दूं, ये मैंने सोचा हुआ नहीं था। दैट इज बिफोर, ये फैक्ट है, ये एप्लीकेशन है। बिफोर द ईज डिमांड रिटर्न ऑफ द नेकलेस, इस तरह लिखना नहीं चाहिए लेकिन उन्होंने लिखा है। अब ये देखो, ये जो है ना, इसको मैं बोलता हूं हैंड्स, ये कनेक्टर हैं, कनेक्टर्स।
हेंस हो, हाउएवर हो, देयरफॉर हो, ये वाले लफ्ज बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये एक सीक्वेंस पैदा करते हैं आंसर के अंदर। सी के लिखो यानी कनेक्टर ओके लिख रहे हो तुम लोग, कि ये बात तुम्हें क्लियर हो गई कि कनेक्टर्स को यूज करना है। हेंस आरटी हैज एक्वायर्ड गुड टाइटल। अच्छा, इन्होंने हैज लिखा है, हम वुड भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं आरटी वुड एक्वायर्ड अ गुड टाइटल, दैट इज द प्लेज इज वैलिड। और ये प्रोवाइडेड बहुत इंपॉर्टेंट है, आरटी एक्टेड इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ द डिफेक्टिव टाइटल। ये पूरा लॉ है, एक्टेड इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ डिफेक्टिव टाइटल। और ये आरटी जो है, आरटी जो है एक्वायर्ड अ गुड टाइटल, ये सारा लॉ है। येलो इज फॉर एप्लीकेशन, ग्रीन इज फॉर लॉ। और तीसरी बात का जवाब देता है, ये देखो एक और कनेक्टर, कनेक्टर को इससे कर देते हैं। ये मैंने ऐसे कनेक्टर का नाम खुद ही दे दिया, ये हेंस, देयरफॉर, हाउएवर। ये देखो देयरफॉर, कितना खूबसूरत ड्राफ्टिंग है यार, अंदाजा लगाओ। यानी एप्लीकेशन भी आ रही है, लॉ भी आ रहा है, और उसके अंदर इन्होंने इतना अच्छा नहीं लिखा जितना मैंने उसको अच्छा बना दिया। इब्तिसाम, जाके पढ़ ले, उन्होंने इतना अच्छा लिखा है, बढ़ाया। Since the pledge is valid, EJ will not be able to claim the necklace from RT possession. ये है जनाब, ये मैं आपके लिए कर रहा हूं। अब सुने जरा, हम क्या करते, हमारा इशू ये है कि हमने दो तरीके सीखे हैं। एक तरीके में तो हम कहते कि एक ईजे था और दूसरा क्या था, मारिया। तो हम ये कहते हैं कि भाई व्हेन द मारिया न्यू, वही वाली बात उठाते हैं ना, हमने भी तो उसी को तो आइडेंटिफाई किया है। हमने भी तो उसके सवाल में, हमने सवाल में यही आइडेंटिफाई किए थे ना। ये देखो, हमने फुल्ली नॉलेज वाली बात की है, ये हमने आइडेंटिफाई किया है, तो हम इसको, इसी को पहले छेड़ेंगे ना। सिंस द मारिया फुली न्यू दैट शी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म हर प्रॉमिस, शी इज ऑब्टेनिंग consent of the Emerald Jewelers by fraud, and the contract becomes voidable. However, before the said demand, that is, the contract has not been rescinded, Maria has pledged the necklace to Ruby. अच्छा, अब इसका जवाब दे दो, बल्कि ऐसे कर लो। तुम कह सकते हो, सुनो, तुम कैसे कह सकते हो, तुम कहो, इसका जवाब दो, सवाल के अल्फाज इस्तेमाल करो। तुम कहो द एग्रीमेंट बिटवीन मारिया एंड एमरल्ड ज्वेलर्स इज voidable because the consent of the Emerald Jewelers is obtained by Maria by fraud, as she fully knew
that as she intentionally not performing his promise, उधर से लेकर आ सकते हो या इसको ले सकते हो. A pledge can be made if the goods are under the possession of one person in a voidable contract before the contract is rescinded. Therefore, EJ would not be able to recover the necklace. ये हम फैक्ट लिख रहे हैं. Recover the necklace where the ruby traders have received the necklace in good faith and without notice of the voidability of the contract. कोई फिट आंसर, कोई एक तरीका नहीं है आंसर का. मैं फिर बता रहा हूं. वन, आइडेंटिफाई ट्रेडिंग. ये हमारी जबान में सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ट्रेडिंग को. टू, रीड द फैक्ट्स केयरफुली. बल्कि इसको 1 करो, इसको 1 करो, इसको 2 करो. रीड द फैक्ट्स केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द ट्रेडिंग. ट्रेडिंग का मतलब वही जो फुली न्यू है. 3, रीड द क्वेश्चन केयरफुली. वो जो नीचे 3 बातें पूछी थी. 4, आइडेंटिफाइड द लॉ. या आइडेंटिफाइड की बजाय लिखो लोकेट द लॉ. Identify the question carefully, locate the law. 5, use words of the questions. क्वेश्चन के वर्ड थे ना कि एग्रीमेंट क्या है, प्लेज वैलिड है कि नहीं है. वर्ड ऑफ द क्वेश्चन का है, फैक्ट्स नहीं. वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन. 5, 6, use names of parties while writing the law. ये हमने बातें निकाली हैं. ये है टोटल कहानी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. क्वेश्चन नंबर 4. हाँ, अरीब खान, थैंक यू बेटा. अरीब खान ने बहुत अच्छा इनपुट दिया है. 7, यूज कनेक्टर्स वेयर नेसेसरी. वेरी गुड अरीब, जीते रहो. ये असल में ना, ये एक्चुअली सीक्वेंस पैदा करते हैं, एक रिदम पैदा करते हैं, एक रेलेवेंसी पैदा करते हैं. एक ये रट्टा नहीं लग रहा होता कि ये रट्टा हुआ लड़के ने. वो पता चल रहा होता है कि हाँ अंडरस्टैंडिंग लड़के की अच्छी है. निकाल लोगे यार पेपर. आओ इधर भाई. अब ये जो कैफियत इस वक्त हो रही है ना, सुनो. अब जो ये कैफियत हो रही है इस वक्त 7 अगस्त को तकरीबन 11:50 पर, भाई इसी फ्रेम ऑफ माइंड को डेवलप करो पेपर के लिए. पेपर में जाके थोड़ी तुम एक अचानक से वो हो जाओगे. यहां तुम डरते रहो, मुझे कहो मुझे यार मुझे लग रहा है याद नहीं हो रहा, यार मुझे से लोकेट नहीं हो रहा, यार वो पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा, यार घबरा. भाई ये इस तरह की बातें सोचोगे, अपना वक्त जाया करोगे.
भाई पास पेपर्स हैं, उनको सॉल्व करो, उससे लोकेट करो, उससे इस्तेमाल करो, उसको पढ़ो, उसकी प्रैक्टिस करो। हम क्या कर रहे हैं बैठे हुए? हम भी तो यही कर रहे हैं। क्वेश्चन 4, ऑन 4th March, ट्रिंग करना, वो ट्रिंग वाला वर्ड लिखना, agreed to sell her ancestral jewels, Salma, at a discounted price. However, on the next day, when the Salma came to take the delivery, Alia's brother, being custodian of the jewelers, refused to honor the delivery on the premises that Alia was admitted in mental hospital. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंटल कहां पढ़ा है तुम लोगों ने? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंटल वाली बात कहां पढ़ी है? क्वेश्चन 4 देखो, पहला हो गया कॉम्पिटेंसी, लोकेट करो ना। नंबर 2, अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड की विंडो खोलो तो निकलता है अंडरस्टैंडिंग, रैशनल जजमेंट, यूजुअली एंड ओकेजनली। यही निकलता है ना, यही हमने बनाया हुआ है ना अनसाउंड माइंड में। अभी अभी हमें नहीं पता सवाल है क्या, अभी हमें सवाल नहीं पता। Therefore, ये देखो therefore को नोट करो, her earlier agreement to sell jewelry was not valid, ये अभी उसकी बात है। अच्छा, इसको भी पिछले सवाल की तरह करते हैं, ऑन मार्च से लेकर ये से लेकर यहां तक, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ एग्रीड किया है उसने। However, ये देखो कनेक्टर, on the next day when the Salma came to know delivery, Alia's brother, being concerned, refused to honor the delivery on the premises that, यहां तक एक बात आ गई, एंड आ रहा है कॉमा, एंड देयरफॉर हर अर्लियर एग्रीमेंट, यानी कि इसके हमने 3 हिस्से बना लिए, फैक्ट्स हमने गौर से पढ़ लिए। अब है ये क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सवाल है डिस्कस। डिस्कस का मतलब यह है कि तुम जज नहीं हो, लॉ बताओ कि वेदर आलियाज ब्रदर इज जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग टू डिलीवरी द जो। ओए बात सुनो, जो मर्जी पूछे, तुम्हें इससे परवाह करने की जरूरत नहीं है, तुम जज नहीं हो, वो जस्टिफाइड है या नहीं है तुम्हें इससे गर्ज नहीं है। ये 3 नंबर का सवाल है और आई कैप ये चाह रहा है कि तुम इस हवाले से लॉ बता दो। अच्छा, अब अभी हम इसका आंसर नहीं देख रहे, अभी मुझे यह बताओ कि ये ओपन फैक्ट्स हैं या ये क्लोज हैं? ओपन फैक्ट्स हैं या क्लोज हैं? पहले तो ये मुझे ये बताओ ना यार, जैद समदानी कहां से, फातिमा बेटी, जैद और फातिमा तुम लोग लिखो, लिखने से डरो मत। लिखने से डरो मत। भाई क्लोज फैक्ट्स तुम्हें कैसे, तुम उसके भाई हो या तुम आलिया हो या तुम आलिया के डॉक्टर हो? नहीं, तुम हो कौन? तुम्हें कैसे पता यार? क्यों, पागल हो ही गई है, बिल्कुल यकीनी पागल है वो। तो फिर तुम्हें जब नहीं पता तो ये कौन से फैक्ट्स हुए? बात को समझो ना यार, पूरी बात जो तुमने 3 हिस्सों में पढ़ी है वो पूरी कहानी एक बंदा बता रहा है, कोई एक शख्स तुम्हें बता रहा है ना, तुम्हें कह रहा है ऑन मार्च 4 को आलिया एग्रीड टू सेल अपना सलमा को डिस्काउंटेड प्राइस पे,
लेकिन हुआ क्या कि नेक्स्ट डे में सलमा जो है वो जब डिलीवरी लेने आई, तुम्हें बता रहा है ना, बीइंग कस्टोडियन ऑफ द, उसने भाई ने उसके मना कर दिया और उसने कहा कि वो तो एडमिट हो गई है मेंटल हॉस्पिटल में, देयरफॉर उसका एग्रीमेंट वाइड। भाई तो कोई एक एक्स बंदा तुम्हें ये बातें बता रहा है, तो तुम्हें क्या पता कि वो वाकई पागल हुई है या नहीं हुई है? अब समझ में आ गया सबको? जब तुम पेपर पढ़ रहे हो तो तुम्हें पेपर में कोई एक्स शख्स कुछ बातें बता रहा है, कुछ फैक्ट्स बता रहा है, तुमने उसकी बुनियाद पर तुमने कैसे फैसला कर लिया कि वो पागल है बिल्कुल पक्की? तो तुम कह रहे हो कि क्लोज फैक्ट्स हैं। भाई ओपन फैक्ट्स हैं, हमें क्या पता वो पागल है कि नहीं है? तो जब फैक्ट्स ओपन हो गए तो टीचर इम्तियाज साहब ने क्या बताया हुआ है कि वेयर और वुड का लफ्ज इस्तेमाल होगा, बस खत्म। हमें क्या गर्ज है यार, हम ना उसके भाई के दोस्त हैं, ना हमारा सलमा जानने वाली है, हमने तो सीधा सीधा ये चार बातें पढ़ी हुई हैं भाई। अब पिछले सवाल के रेफरेंस से देखो, ये डिस्कस करने के लिए कहा हुआ है। अब तुम यहां से सवाल को उठा सकते हो कि आलियाज ब्रदर इज की जगह पे क्या आ जाएगा? वुड आ जाएगा। आलियाज ब्रदर वुड बी जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग टू डिलीवर द जूल्स टू सलमा, वेयर at the time of the contract she is not able to understand the terms of the contract and to form a rational judgment. Then ये बस यहां तक। दूसरी बात में तुम ये बात बताओगे, क्योंकि ये 3 मार्क्स का है, ओकेजनली और यूजुअली वाली बात को लाओ बीच में। इट मे बी दैट आलिया ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड बट यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, शी मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन शी इज ऑफ अनसाउंड माइंड। समझ गए ना? तुमने भाई ये 4 लफ्जों पे खेलना है, ओपन फैक्ट्स रखने हैं, और तुम्हारे लिए आलिया है और सलमा है और उसका भाई है ब्रदर। इन लफ्जों पे करना है तुमने सारा खेल। अभी रुको जरा, ये देखो इसने भी ऐसे ही जवाब उठाया है, आलियाज ब्रदर इज जस्टिफाइड इन रिस्प्यूट। अच्छा, अब इसने क्या किया है, हम इसको कह रहे हैं ये हम इसको सही नहीं मान रहे, हम कह रहे हैं वुड करो, ये हम स्टडी टेक्स्ट की हम ये बात नहीं मान रहे। वुड बी, इफ एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एग्रीमेंट, ये देखो ये वही लॉ है, आलिया वॉज, ये अब लॉ याद नहीं होगा तो अंडा बटा चीचू लिखोगे। अच्छा, अब इधर देखो, ये जो इफ लिख रहे हैं, मैं गलत नहीं कर रहा हूं, मैं काट नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं तुम बेहतर है कि ये कर लो, वेयर इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड। अब ये वो हो गया, इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, देन शी may enter into a contract when she, यार ये बड़ा जबरदस्त काम हुआ वैसे, ये मैंने सोचा नहीं था, ये 2 कलर वाला मामला जो है ना, ये
तुम लोग को अभी पढ़ाते पढ़ाते में हो गया, अभी उसमें गलत हो गया है, ये कनेक्टर इधर आ गया, ये वो ग्रीन में आना चाहिए था, थोड़ा मैं गलती कर गया हूं, कोई बात नहीं, तुम समझ तो जाओगे। However, if she was of sound mind, then the agreement would be void। ये would देखो कितना प्यारा यूज किया। कोई बात नहीं ना सुफियान, अब इस दफा ये कर दिया, अबे कोई बात नहीं यार, पता तो चल रहा है ना तुम लोगों को। हैप्पी फेस तो बना दो, शक्ल तो खूबसूरत कर लो अपनी, ऐसे मजे आ रहे हैं, अहमियत ही नहीं दी तुम लोगों ने तो कभी पास पेपर को। चलो आओ नेक्स्ट पे आ जाओ, इतने सारे हैप्पी फेस बनाने की जरूरत नहीं है, ये पास होने के बाद बनाना इतने सारे हैप्पी फेस। अभी सुनो, अच्छा कई लोग आज नहीं आए हैं, उन्होंने कहा होगा रिकॉर्डिंग सुन लेंगे हम, रिकॉर्डिंग वालों का बस अल्लाह ही हाफिज है, बहरहाल दुआएं हैं। इधर आओ सुनो, अब फिर वही, अब जो कुछ हमने प्रैक्टिस किया उसको करते हैं। पहले हम इसको समझते हैं। सलमान एग्रीड to supply cotton yarn to Rehan for an entire year whenever requisitioned at a prevailing wholesale prices। सही है ना? यहां तक क्या हुआ है? ये ब्रैकेट में क्या हुआ है? अबे चंपू हो तुम, तला, अबे सुफियान उमर, तुम लोग को क्या हो गया भाई? मेरा सवाल तो सुन लो, इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक हुआ क्या है, बस ये पूछा है, हुआ क्या है? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बस ये हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इतना सा बस रखो, ये लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा आ जाओ, द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो स्टिपुलेट मेंशन दैट इन केस ऑफ डिस्प्यूट Salman and Rehan would not seek settlement through court। इस तरह की चीज तुमने क्या पढ़ी हुई है कि कोर्ट में नहीं जा सकते? रिस्ट्रेंट ऑन लीगल प्रोसीडिंग, ये अभी तुम लोगों ने, ये बी का भी तुम लोगों ने क्या किया है? ये क्या किया है अभी? ये क्या पढ़े हैं? ये फैक्ट्स पढ़े हैं। अब क्या करने जा रहे हो? अब क्या करने जा रहे हो? क्वेश्चन है, एप्लीकेशन का लगता क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। फिर वही सवाल है, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। एक, एंड माने प्लस, डिटरमिन करो एनी रेमेडी अवेलेबल टू रेहान इन केस ऑफ डिस्प्यूट। कितने सवाल किए हैं? कितने सवाल किए? 2 सवाल किए हैं, उससे 1.5 नंबर के 2 सवाल। कैसा कॉन्ट्रैक्ट है ये ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? यार तुम लोगों को हद है वैसे भाई, इसके 2 हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं। एक में वो बेच रहा है, फुल स्टॉप आ गया, और दूसरे में वो ये कह रहा है कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे।
अब ये यार मोहम्मद फाद, तुम तो पता नहीं कहां से आए हो भाई। ये पहला हिस्सा क्या है? पहला हिस्सा क्या है? एक बंदा माल बेच रहा है दूसरे को, तो भाई ये वैलिड हो गया ना। और दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा क्या है? वॉइड है। तो इसके लिए हमारे पास, हमने ऐसी क्या चीज पड़ी हुई है? कोलैटरल नहीं पड़ा हुआ यार। सेक्शन 24 के अंदर पार्ट कंसीडरेशन अनलॉफुल, पार्ट ऑब्जेक्ट अनलॉफुल। भाई आधा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और आधा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। तो हम यूं नहीं कह सकते पार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, पार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज पार्टली वैलिड एज फार एज द supply of cotton from Salman to Rehan. However, the stipulation in the contract that they would not seek the settlement through court is void and not enforceable by law. बिल्कुल रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट पे भी जा सकते हैं, टू सेट ऑफ प्रोमिसेस, टू सेट ऑफ प्रोमिसेस पे भी जा सकते हैं बिल्कुल, 58 पे। अच्छा लाया तला राशिद, तसल्ली से करो ना, जल्दी जल्दी क्या करते हो? हाँ वेरी गुड अरीब, तुम्हारे तो घूसा मारूंगा। एक नाक पर, एक काम अच्छा करते हो, दूसरा काम खराब करते हो। भाई क्यों आर्बिट्रेशन में जा सकता है? ये कहां लिखा हुआ है? वो तुम इसमें लिख सकते हो, रेबिलिटी अवेलेबल टू सलमान में पहली बात ये लिख सकते हो कि चूंकि ये वॉइड है तो ये कोर्ट में जा सकता है। अभी रुको ना यार, मैं उसको भी ले आऊंगा। फातिमा सुनो मेरा बेटा, भाई रेमेडी ये है कि वो कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि दूसरा हिस्सा जो वॉइड है इसलिए वो कोर्ट में जा सकता है। अच्छा, अब जैसे अरीब का जहन गया है आर्बिट्रेशन में, सुनो, तो तुम ये कह सकते हो कि अनदर रेमेडी इज दैट where they would have agreed, where they would have agreed that they will take their dispute to the arbitration, in that case he would have gone to the arbitration. इतना लंबा अगर तुमको जाना है तो हसन अली ये बात नहीं है। चूंकि अरीब की बात दिमाग में आई है तो मैं उसको समझा रहा हूं कि ओए तकरीर सुनो, तकरीर सुनो, तकरीर। एक तरीके से, अच्छा हाँ, लेकिन एक बात सुनो, पहले एक बात, कल मैंने फेसबुक पे पोस्ट की, भाई जब तुम लोग लॉ पढ़ते हो ना, एक जर्नल प्रिंसिपल होता है, कुछ उसकी एक्सेप्शंस होती हैं, बात को समझो। इसी तरह अगर कोई बात की जाती है, बात की जा रही है, तो उसकी एक जर्नल बात होती है और उसकी कुछ एक्सेप्शन होगी। मिसाल के तौर पर मैं समझा रहा हूं, कल मैंने एक माइंड मैप दिया, सुनो यार, एक साहब कहने लगे कि सर मैंने तो 31 तारीख तक अगस्त के कोर्स खत्म करने का रखा, लेकिन आपने तो कह दिया है कि 20 को करो। भाई मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप 20 को खत्म करो, मैंने आपको एक माइंड मैप दिया है। आप अपने, कल पोस्ट भी किया है, आप अपने हालात को देखो, अपने आप को देखो। हमने आपको एक आइडिया दिया है, आप उसको भी अपने ऊपर अप्लाई कर लो। अगर हो सकता है तो कर लो, और नहीं हो सकता तो मत करो। अब एक और बात सुनो, ये बात मैं एक बात कर रहा हूं, तवज्जो सुनना। नो राइट एंड रॉन्ग आंसर, बट इट इज द वे यू आर आंसरिंग। समझोगे भाई? राइट एंड रॉन्ग आंसर का मतलब यह है
कि अभी कॉम्पिटेंसी लगा हुआ था और तुम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लगा दो, तब तो गलत ही है ना यार। अभी ये कॉन्ट्रैक्ट है और तुम एजेंसी लगा दो तो ये तो गलत है ना भाई। लेकिन जब करीब आर्बिट्रेशन की बात उसके जहन में आई है, भाई पहली बात तो ये हो गई कि पहला हिस्सा जो है ना, ये तला के जहन में 58 आया है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, बहुत अच्छा आया है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस में यह था कि 2 सेट ऑफ प्रॉमिस हैं, 1 सेट, हालांकि ये है नहीं लेकिन ये लिख सकता है, ये जवाब गलत नहीं होगा। उसने तो एक कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसमें एक बात स्टिपुलेट की है, तवज्जो से समझो। तो चर्चा की ये नहीं लग रहा, लेकिन अगर ये लगाएगा तो ये कोई गलत नहीं माना जाएगा। कहेंगे हाँ भाई बच्चे ने समझ लिया है कि पहला पार्ट जो है वो वैलिड है और दूसरा पार्ट जो वाइड है, और जो वाइड है उसके लिए वो कोर्ट में जा सकता है। यहां तक आंसर कंप्लीट है। अभी जाके सही टेक्स्ट में उसमें दिखाता हूं तुम्हें। लेकिन जैसे अरीब के जहन में या इसके जहन में ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस वाला आया, ऐसे ही तुम्हारे जहन में अगर आर्बिट्रेशन आ गया है तो बात सुनो, आर्बिट्रेशन का उसने जिक्र किया है यस या नो? नहीं बेटी फातिमा, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट वाली बात पार्टनरशिप की है, नहीं किया है ना। तो अब ये आर्बिट्रेशन वाली बात अगर हम सोचें, अज्यूम करें फैक्ट्स को, तो ये फैक्ट्स ओपन होंगे या क्लोज होंगे? ये आर्बिट्रेशन वाली बात जो अरीब ने सोची है, ये ओपन फैक्ट्स होंगे या क्लोज होंगे? ये ओपन होंगे। तो जब ओपन होते हैं तो तुम्हें पता है कि वेयर और वुड यूज करते हैं। कोई आर्बिट्रेशन वाली बात लिखने से अरीब का जवाब गलत नहीं हो जाएगा और तुम्हारा आर्बिट्रेशन वाली बात ना लिखने से जवाब गलत नहीं हो जाएगा। और पूरी बात समझो कि नहीं? ये कह रहा है कि देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर का मतलब ये नहीं है कि जो मर्जी लिख के आ जाओ। इसका मतलब यह है कि आप आंसर किस तरह कर रहे हैं। इधर आओ, ये देखो। अब इसमें जो है आर्बिट्रेशन का जिक्र नहीं है बेटा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर फर्ज करो मेरे स्टूडेंट के जहन में आ गया है, भाई उसने पेपर नहीं देखे हुए ना, जिसने पेपर देखा हुआ है, चलो फॉर एग्जांपल उसने तो पार्टली वैलिड वाली बात बिल्कुल लिख दी, वरना हम तो ऐसे लिखते द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सलमान एंड रेहान अ पार्ट ऑफ विच इज वैलिड एंड अ पार्ट ऑफ विच इज स्टिपुलेशन ऑफ विच इज वॉइड। अगर हम उसकी लैंग्वेज इस्तेमाल करते तो हमने तो यही पढ़ा हुआ था ना सेक्शन 24 में कि पार्ट ऑब्जेक्ट या पार्ट कंसीडरेशन अनलॉफुल हो। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सलमान एंड रेहान is in part valid to the extent of supply of cotton yarn and partly void where it restricts them absolutely from enforcing their right to legal proceeding। यहां तक ले गया वो, ये आ गया, उसने जवाब दे दिया एक हिस्से का, एक हिस्से का। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट 1872 लिखना है, जरूरी नहीं लिखो, ये जरूरी नहीं है लिखना कोई, तुम यहां से लिख सकते हो। द रेमेडी, ये देखो सवाल का लफ्ज लेकर आया वो, यूज द वर्ड्स ऑफ क्वेश्चन। अरे हाँ, एक और बात आई, एक और बात अभी जहन में आई है। कल जो हम बोला टॉपिक कर रहे थे ना प्लेज वाला, उसमें मुझे एक बच्चे ने कहा, प्राइवेट मैसेज करके मुझे एक बच्चे ने कहा कि सर इसमें एक्सेप्शन टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट नहीं लग सकता। बात समझो, जरा तवज्जो रखना, बड़ी जबरदस्त बात बता रहा हूं। जो हमने प्लेज वाला ऊपर सवाल किया है ना, जी लिखो, जो प्लेज वाला हमने ऊपर सवाल किया ना, उसमें उस बच्चे ने पूछा कि क्या इसमें हम एक्सेप्शन टू रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसकी 4-5 बातें हैं, तो उनमें से एक बात नहीं लग सकती।
मैंने कहा भाई अब जरा गौर से सुनना, इम्तिहान इस बात का नहीं है कि आपको क्या आता है, ये जुमला जरा नोट कर ले अपने पास। इम्तिहान इस बात का है कि जो पूछा है वो बताओ। दोबारा, इम्तिहान इस बात का नहीं है कि तुम्हें क्या आता है, भाई तुम्हें तो बहुत कुछ आता है, तुमने तो 90 घंटे फलाने घंटे पढ़ा है। इम्तिहान इस बात का है जो कि मैंने पूछा है वो बताओ। उसके लिए यूज द वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन, और क्वेश्चन को गौर से पढ़ो। द रेमेडी अवेलेबल टू रेहान is that he may approach to the court. He may approach to the court if there is a dispute with Salman. यहां पे उसने जवाब खत्म कर दिया, लेकिन अगर यहां पर टाइम है और आर्बिट्रेशन वाला वेयर वुड डालना है तो डाल लो, कुछ जवाब गलत नहीं होगा। अच्छा, कल एक और बात भी की थी मैंने, जरा वो बात क्लियर कर दूं। कल एक और बात भी की थी, इब्तिसाम ने पूछा था अगर कोई जवाब ना आए, बहुत तवज्जो से देखो, मैं तुम्हें अपने तजुर्बे की रोशनी में भी और एग्जामिनर की रोशनी बता रहा हूं, रॉन्ग और बेतुका जवाब मत देना। यानी अगर तुम्हें नहीं आ रहा, कॉमन सेंस प्रिवेल नहीं कर रही, मैंने कहा था ना कॉमन सेंस प्रिवेल करे, तो भैया ये रॉन्ग और बेतुका जवाब मत देना, इसका बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है। मुझे मालूम नहीं है, मिथ है कि लोग कहते हैं कि भाई इसकी वजह से भी लोग फेल होते हैं, मालूम नहीं है मुझे। मैं एज ए एग्जामिनर ये बता रहा हूं कि मेरा इंप्रेशन तुम्हारे मुतालिक बहुत खराब पड़ेगा। सारे लोग मेरी बात गौर से सुने, मैंने कल एक बात कही थी कि जब आपको कोई जवाब सवाल नहीं आ रहा तो कॉमन सेंस से अगर कोई जवाब बन रहा है, लेकिन वो जवाब गलत नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये गलत बात मैं कर रहा हूं, आपको पता होना चाहिए मैं बिल्कुल बेतुकी बात कर रहा हूं। इस बेतुकी बात का बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है, मैं क्लियर कर बता रहा हूं, छोड़ देना मत करना। क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं मैं। लड़के मेरे करके आए हैं ऐसा, 80-80 का करके आए हैं, पेपर निकला है, लेकिन बेतुकी और गलत बात मत लिखना, और एक ही सवाल में दो बातें गलत मत लिखना। क्लियर हो गई ये बातें? बस ये मेरे जहन में आती है, वो मैं कर लेता हूं। अच्छा, अब क्या करें, इधर आओ। एक क्लास अभी और होगी, जिस स्पीड से मैं जा रहा हूं ना, इसमें एक क्लास अभी और होगी, इसलिए तुम्हें पहले बता रहा हूं। मैंने कल भी कहा था कुछ बच्चे आज तकरीबन 15-20 के करीब लोग आज नहीं आए हैं, ये नुकसान कर रहे हैं अपना। तो जो आज आए हुए हैं ये कल की क्लास में जरूर आए। देखो कल की क्लास में मैंने ये बातें नहीं की थी जो मैंने आज की हैं। अब आओ, ये सबसे पहली चीज तो ये है कि पार्टनरशिप एक्ट का सवाल है। सबसे पहले हम वही करते हैं, मलिक, आसिफ, सुहेल आर पार्टनर्स इन द फर्म। बेटा एक काम करोगे आप, जिनकी क्लास मिस हुई है वो रिकॉर्डिंग देख लें, एआरटीटी से कांटेक्ट करें और पहला जो सेशन है उसको अटेंड कर लें। शाबाश। अच्छा, कल की जो अगली क्लास होगी ना वो मेरा थोड़ा सा तेज होगी, और मैं उसमें कुछ और चीजें भी मैंने डाली हैं वो भी दिखाऊंगा, और आखिर में मैं आधे घंटे जो हमारे बिल्कुल नए बच्चे हैं उनको एमसीक्यूज कराऊंगा, तो तुम में से कुछ बच्चे जो है वो आधे घंटे पहले छोड़ दें, वो कोई इशू नहीं है। अभी आगे चलने दो जरा। Malik, Asif, Sohail are partner in the firm, carrying on a dairy business and sharing the profit and loss equally. क्या है ये?
ये ब्रैकेट टू ब्रैकेट क्या है? अबे उमर बट यार, तुम यार कसम से यार, ये देखो ये फातिमा और असद लोग ये क्या लिख रहे हैं यार, अबीर अली ये तुम क्या कर रहे हो यार? फातिमा मैंने पढ़ लिया बेटा तुम्हारा। यार ये थोड़ी सवाल है भाई, ये फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स हैं। तो जैद यार क्या कर रहे हो यार, तवज्जो से तो बैठो भाई, जिस तरतीब से पढ़ा रहा हूं उस तरतीब से चलो ना। ये तो मैंने बता ही दिया कि पार्टनरशिप के हैं, ये फैक्ट्स हैं। एक फैक्ट आया है, कोई एक्स बंदा तुम्हें बता रहा है, आई कैप बता रहा है तुम्हें वो बता रहा है कि मलिक, आरिफ और सोहेल पार्टनर्स हैं, आर पार्टनर्स इन अ फर्म है, कैरिंग ऑन डेयरी बिजनेस करते हैं वो, एंड शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। बस ये तो एक फैक्ट है, इसमें तो कोई ट्रेडिंग नहीं आया ना। मलिक हैज रिसेंटली स्टार्टेड अ पोल्ट्री बिजनेस, अब उसने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया साथ साथ, अब तुम्हारा जहन चलना शुरू हुआ पार्टनरशिप में। इन द सेम विसिनिटी फॉर विच ही हैज अप्लाइड फॉर अ लोन, ये भी तुम्हें पता चल गया। ये जो लोन का वाली बात है ये फैक्ट है बेसिकली। फिर क्या हुआ था, तीसरी बात, एज अ सिक्योरिटी फॉर द लोन he offered the bank to create a charge over the book debts of the poultry business together with his interest in the dairy business. इन फैक्ट्स की बुनियाद पर, अभी सवाल नहीं पढ़ रहा है, इन फैक्ट्स की बुनियाद पर एक, वो पार्टनर है, दो, उसने एक नया बिजनेस शुरू किया, तीन, उसने लोन उठाया और अपना इंटरेस्ट और बुक डेट्स को जो है वो, ऐसी क्या कोई चीज कहां पढ़ी थी तुम लोगों ने पूरे सेक्शन 2 से लेके सेक्शन 30 तक में? तुमने कौन सी ऐसी चीज पढ़ी है जो इससे मिलती जुलती है? ऐसा कब हुआ है? सेक्शन 30 में माइनर था यार। उमर बट ड्यूटी नॉट टू असाइन का क्या मतलब है? यहां कोई असाइनमेंट हो रही है? यहां पे तो वो लोन उठा रहा है और अपना इंटरेस्ट दे रहा है। ये देखो लड़का एक पहुंच गया, एक लड़की भी पहुंच गई, निमरा भी। भाई तुम अपने सामने बेशक जंबील रख लो ओपन करके, मैंने मना किया था पेपर देखने से, तुम जंबील रख लो, देखो शुरू से करो। सेक्शन 2 था डेफिनेशन क्लॉज, उसमें से तो है नहीं, 4, 5, 6 से है नहीं, 7, 8 से है नहीं, विल और पार्टनरशिप, 9 से 17 राइट्स एंड ड्यूटीज से है नहीं, 18 इंप्लाइड अथॉरिटी वाला था, फिर वो नोटिस वोटिस और एविडेंस वाले थे, फिर होल्डिंग आउट पार्टनर सेकंड लास्ट, उसके साथ ट्रांसफरी, और उसके साथ मैंने कहा है किसी भी चीज का शुरू और उसका आखिर। भाई 30 अगर आखिर है तो 29 सेकंड लास्ट है। मैंने तुम्हें कहा है शुरू में ढूंढो, 1, 2, 3 में या लास्ट में। ये राइट्स ऑफ ट्रांसफरी से सवाल किया है उसने। बेटी मेरी फातिमा, ये शेयर इन द, तुमने कहां पढ़ा है? ये तुमने जो चीज पढ़ी है, जो मेरी एक जंबील बनी हुई है, उसमें ये रिलेट किसको कर रहा है? अब वो कहता है डिस्क्राइब द बैंक्स राइट, और राइट में तुम्हें मैंने याद होगा जो राइट नहीं होते वो भी लिखते हैं, एंड लिमिटेशंस। मेरा दिल चाह रहा है कि तुम लोग लिखो, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, RTQC लिखो तुम लोग, क्योंकि जैसे ही तुम क्वेश्चन को रीड कर रहे हो वो पहुंचा रहा है तुम्हें बिल्कुल, सिर्फ वो 4 नंबर का सवाल है, राइट्स अलग पूछे, पूरा सेक्शन पूछ लिया, सेक्शन 29 पूरा सेक्शन पूछा, सेक्शन 29।
तुमने सिर्फ क्या करना है, ये 1 मिनट, मारिया आसिफ सुहेल नाम याद रखो, बैंक। तो बैंक का रखना है तुमने, ट्रांसफरी की जगह तुमने बैंक का नाम लिखना है। सेक्शन 29 से हम शुरू करेंगे। अ पार्टनर में ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट बाय क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन, a partner may obtain a loan by creating a charge on his interest. Following are the rights of the bank. ये एप्लीकेशन आ गई। नंबर 1, अच्छा बगैर देखे बताओ, 29 के 2 हिस्से थे, 29 के 2 हिस्से थे, किसी को याद है तो बताए। 29 के 2 हिस्से थे, 29 के 2 हिस्से थे। सैयद समी थोड़ा और वाजे करके लिख, 29 के 2 हिस्से थे ना यार, पूरी क्लास सो गई क्या? नहीं बेटा यूशुआ, ऐसे नहीं था ना मेरा बच्चा। ये देखिए तला राशिद लिख रहा है, कंटिन्यू डिसॉल्व, ये तुम्हें याद होना चाहिए था कि ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द पार्टनरशिप एंड आफ्टर इट इज डिसॉल्व। कंटिन्यू में उसको वही शेयर मिलेगा जो उसके ट्रांसफरिंग पार्टनर का है। क्या क्या नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता, बुक्स और अकाउंट्स वगैरह नहीं देख सकता, सिर्फ वो शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा जो कि उसको दिया जाएगा। डिसॉल्व होने की सूरत में ही हैज अ राइट ओवर द प्रॉपर्टी एंड शेयर ऑफ द सीजिंग पार्टनर जो था उसका, और ही मेक अकाउंट फॉर दैट थिंग। ये याद होगा तो होगा ना बेटा। अच्छा इन्होंने अलग तरीके से दिया है, ये देखो, राइट्स ऑफ द बैंक, बल्कि ऐसा नहीं करो, राइट्स ऑफ द बैंक इन डेयरी बिजनेस is entitled to receive the share of profit याद आ गया सबको? इसलिए कह रहा था, in case of dissolution or if Malik ceases to be a partner, the bank will be entitled as against the remaining partners to receive the share of the asset of the एप्लीकेशन। और लॉ वाली बात बड़ी जबरदस्त होके आई है भाई। अब इस वक्त तुम्हारा असल में मुंह इसलिए बन रहा है कि तुमने इसको याद नहीं किया हुआ। तो जो मैं रोता था पूरे सेशन में कि याद करो याद करो याद करो, ये पूरा लॉ है, ग्रीन वाला पूरा लॉ है। अब वर्ड बाय वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताऊं हमने क्या क्या याद किया हुआ है, मैं ये भी बता देता हूं। देखो हमने किया हुआ है, टू रिसीव द शेयर ऑफ द प्रॉफिट will be entitled to receive the share of the assets and for the purpose of ascertaining that share to receive the accounts from the, ये हमने इस जो पिंग पिंग किया हुआ है ना, ये हमने याद किया हुआ है। To receive the share of the profit, entitled to receive the share of the assets
लिमिटेशन में आ जाओ, नॉट एंटाइटल्ड। मजा आया, मजा आया। क्या? इंटरफेयर इन द कंडक्ट ऑफ द डेयरी बिजनेस। यार ये वैसे जबरदस्त काम हुआ है, अब तक के कामों में सबसे जबरदस्त काम ये हुआ है कि ये जो पीला हरा हुआ है ना, इसने तो बिल्कुल आंखें खोल दी हैं। ये तुम्हें बिल्कुल क्लैरिटी से हो गया कि कितना तुम्हें लॉ याद होना चाहिए और कितना तुम्हें एप्लीकेशन करनी है। चलो थको नहीं अभी, जरा थोड़ा सा पेपर ही तो सॉल्व कर रहे हैं। आओ, चलो थको नहीं। 5 मिनट की ब्रेक करनी है, 5 मिनट की ब्रेक करनी है। वोटिंग हो रही है, वोटिंग 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 हो रही है। 5 मिनट की ब्रेक करनी है। अपना वोट डालो, ईमानदारी से फैसला करूंगा। भाई यस वाले जीत गए हैं, इसलिए 5 मिनट की ब्रेक हो रही है, हालांकि बहुत क्लोज मार्जिन से जीते हैं। काफी लोग कह रहे हैं 12 बजकर सही कह रहे हैं, वैसे ब्रेक करना चाहिए। 12 बज के 31 हो रहे हैं। 12, मैं 5 मिनट पहले भी, मुझे सुनो, मैंने 12:36 पे आओ, 12:36 पे आओ। ब्रेक तगड़े होके करेंगे, तगड़े होके करेंगे। इसको पढ़ो मत, पढ़ो मत इसको। चलो ब्रेक करो, 12:36 पे आएंगे। 1:10 पे छोड़ूंगा मैं, इसलिए क्योंकि मुझे क्लास जितने बजे मिली उतने बजे छोड़ूंगा मैं। चलो।
अच्छा बच्चों, आ जाओ भाई। जी बेटा। समीर, एक रैंडम सी अटेंडेंस दे दो, जी लिख दो बस। जवाद हुसैन, तला राशिद, निर्मरा, हसन अली, जाफिर असलम, अब्दुल कयूम, सैयद मुस्तफ़ा, गणेश, फहद, रूबिया, हजर रजा, उमर भट्ट, मोहम्मद मुसव्विर। मुसव्विर नबी तुमने क्या किया? एस एम अशर, अली, सुफियान कामदार, जैद समदानी, इकरा समीन। किसी और ने भी अपना नाम सुनना है तो वो भी जरा। ये क्या हो रहा है? जब भी मैं पानी और मुंह धो के आता हूं ना तो ये मेरा खराब हो जाता है। अच्छा, उबैद रजा, यूशा, यूशुआ, शहजाद। यूशुआ का नाम तो पता नहीं, मुझसे होता नहीं है, सॉरी यार। गुलाम मुबशर, सैयद समी। कोई बात नहीं, चल मेरा बेटा। अच्छा सुनो, अभी मैंने ब्रेक में मुझे दो बातों का ख्याल हुआ है। दो बातों का ख्याल हुआ है। दो बातों का ख्याल ये हुआ है कि अभी ये ना हो कि सब, अब मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं गचमच। गचमच का मतलब ये है सब मिक्सअप ना हो जाए, सब मिक्सअप ना हो जाए। यानी फैक्ट्स और लॉ को लिखने में, सुनो अभी सुनो जरा। तो फैक्ट्स और लॉ को लिखने में गड़बड़ नहीं करना। जिस कुछ लोगों की इंग्लिश अच्छी होगी वो तो फैक्ट्स और लॉ को कर लेंगे। जो मेरे जैसे हैं जरा वो सुन लें। भाई तुमने जो सवाल को आइडेंटिफाई कर लिया है ना, तो जो लॉ तुम्हें समझ में आया है पहले तुम वो लॉ लिख दो। हाँ, वो लॉ लिख दो, स्ट्रेट कर दो। यानी तुम राइट ऑफ ट्रांसफर ही लिख दो कि फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ ट्रांसफर ही। अगर तो बैंक का मामला है तो तुम पहले लॉ लिख दो और आखिर में लास्ट में जो क्वेश्चन होता है ना उसमें एप्लीकेशन कर देना, उसमें नेम ऑफ द पार्टीज डाल देना। बात ये कह रहा हूं, दोनों को कह रहा हूं, राइट लॉ कंप्लीटली एंड क्लियरली, ये कह रहा हूं। लॉज पूरा लिखने की जरूरत जरूर है, फिर उसके अंदर नाम डाल दो। अच्छा अब सुनो, इससे पहले कि मैं सवाल पे जाऊं, क्योंकि अगली क्लास भी एक तो मैंने करनी है। अब ये जो तुम बच्चे सुन रहे हो, जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, देखो यार ये एसओपी बनाओ और इस एसओपी पे प्रैक्टिस करो। नंबर 1, रीड द फैक्ट्स बाय ब्रेकिंग। ब्रेक करो उसको, फुल स्टॉप, स्टार्ट टू फुल स्टॉप। अब जब तुम ये पढ़ोगे कोई एक स्टार्ट से एक फुल स्टॉप तक, तो ये जो फैक्ट्स हैं, सुनो, ये फैक्ट्स या तो कोई बात होंगे, कोई बात होगी जो कि कोई एक्स तुम्हें बता रहा है, या ये फैक्ट्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स एनी लॉ होंगे। यही तो देखा है ना तुम लोगों ने, यही देखा ना तुमने। तुमने देखा कि चाहे वो प्लेज वाली बात हो, तो जुमले टू जुमले में जब तुम सेंटेंस टू सेंटेंस पढ़ते हो तो जो फैक्ट्स तुम पढ़ रहे होते हो, जो तुम्हें कोई बता रहा होता है, वो या तो कोई बात होती है कि हाँ जी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या ये आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स एनी लॉ, यानी बैंक से लोन ले लिया। जो लॉ ले रहा है वो लॉ तो लिखना ही है और इस बात को भी जहन में रखना है। फिर आखिर में वो सवाल पूछता है, सवाल, क्वेश्चन, उसमें
यूज द वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन, यूज द वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन, एक आंसर द क्वेश्चन। अब आंसर द क्वेश्चन में दो चीजें हैं कि या तो फैक्ट्स ओपन होंगे, ओपन का मतलब ये कि तुम्हें पता ही नहीं चल रहा, तुम्हें क्लियर ही नहीं है बात कि हाँ भाई कम्युनिकेशन हुई है रेवोकेशन की कि नहीं हुई है, जनरल ऑफर उस तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है। या वो क्लोज फैक्ट्स होंगे कि नहीं जी वो कह रहा है कि चोरी कर ली और अब वो कह रहा है कि तुम मुझसे पैसे ले लो और केस वापस ले लो। तो जब क्लोज फैक्ट्स होंगे तो इज का इस्तेमाल होगा, जबकि ओपन फैक्ट्स होंगे तो वेयर और वुड का इस्तेमाल होगा। ये टोटल कहानी ये है। और जो अरीब ने बताया था कि कनेक्टर्स को भी यूज करना है, कनेक्टर्स को भी यूज करना है ताकि एक रेलेवेंसी और सीक्वेंस रहे। ये है टोटल कहानी। इसके अलावा कोई और बात है तो मुझे बता दो। अब क्या हुआ, अब हम जा रहे हैं एक और, देखो कोई करने जा रहे हैं तो अब हम प्रैक्टिस करते हैं एसओपी की। अब हम प्रैक्टिस करते हैं यहां से लेके और फुल स्टॉप तक। Tahira, Farhana and Sadia are partners in a bridal boutique situated in the local market. सादिया बस यहां तक है। तो ये फैक्ट्स जो हैं, एक बात है, ये बात है ना वो जो मैंने अभी बताया था, फैक्ट्स इसको क्या बोलें, ए अलिफ वन के एक बात, ये एक बात कह लो। अब वो कह रहा है कि सादिया ओन द ज्वेलरी शॉप, अच्छा ये इनका ब्राइडल का है बुटीक, ये जरा तवज्जो करो, और उसकी ज्वेलरी शॉप है इन द सेम मार्केट। सुफियान इधर देखो जरा, अब ये जो सेम मार्केट है ये एक बात है या पॉइंटिंग टुवर्ड सम लॉ है, पॉइंटिंग टुवर्ड सम लॉ, पॉइंटिंग टुवर्ड सम लॉ है, क्या है ये, हाँ पॉइंटिंग टुवर्ड सम लॉ है, क्योंकि सेम मार्केट में उसका कारोबार होना, इस तरह की चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी हुई है, कॉम्पिटिटिव बिजनेस या एनी अदर बिजनेस। पहुंच गए ना, अच्छा चलो यहीं तक पर सुनो, नहीं नहीं हसन अली यार तुम बिल्कुल बेकार बात कर रहे हो, तुम लोग इसके लॉ का कीवर्ड दे दो। मेरा ख्याल है 15-16 था शायद, प्राइवेट प्रॉफिट वाला, प्राइवेट प्रॉफिट वाले का कीवर्ड दे दो, मैंने बहुत जोर जोर से याद करवाया था। अबे किसी को भी याद नहीं आ रहा, एक लड़के को भी यार, प्राइवेट प्रॉफिट, हाँ बिलाल जीता रहा, ये कौन है, अजहर है, जीता रहा, शाबाश, चला पूरी बात लिखो। या भाई वो ये थी, अकाउंट फॉर एंड पे टू द फर्म, ये वाला था, अकाउंट फॉर एंड पे टू द फर्म वाला, यही लॉ लगना है। तीसरा फैक्ट पढ़ो, ऊपर आओ, हाँ इधर आओ, तीसरी बात पढ़ो। मैंने अभी तो बताया ना, फैक्ट्स जो होंगे या तो एक बात होंगे या पॉइंटिंग टू सम लॉ होंगे। तो तुमने ये जहन बनाओ ना, एसओपी करो ना। द शॉप इज मैनेज्ड बाय हर ब्रदर, सादिया का भाई करता है वो काम, तो इंटरेस्ट तो हो गया ना। वसी, उसके भाई का नाम वसी है। ये जो शॉप इज मैनेज बाय हर ब्रदर वसी, ये फैक्ट एक बात है या पॉइंटिंग टुवर्ड सम लॉ है, बस एक ना, एक वन लिख दिया करो, वन लिख दिया करो, वन, हाँ ये एक बात है बस। आगे बढ़ो। ताहिरा एंड फरहाना वर नॉट अवेयर ऑफ सादियाज इंटरेस्ट इन द ज्वेलरी शॉप, बताओ ये एक बात है या पॉइंटिंग टुवर्ड सम लॉ है। ये बैठे बैठे कर रहा हूं मैं, मैंने सोचा हुआ थोड़ी था, ये अभी अभी बनाया मैंने, पॉइंटिंग टुवर्ड सम लॉ और ये एक बात, ये भी बस जब ब्रेक की ना तो मेरे दिमाग में आया ये।
ठीक है, ये ओए, ये कौन सा पॉइंटिंग टुवर्ड्स सम लॉ है यार भाई? वो कह रहा है कि ताहिरा और फलाना को नहीं पता था, नहीं पता तो नहीं पता तो क्या हो गया? इसमें कौन सा लॉ की बात आ गई? मैंने तो ऐसा कोई लॉ नहीं पढ़ा, सादी एंट्रेंस इन द शॉप। बस ये एक बात है, एक लिखना यार हसन अली, एक लिखो, आगे पढ़ो। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट फ्रॉम ब्राइडल बुटीक बाय ज्वेलरी सेट फ्रॉम सादिया शॉप। 1 लिखोगे या 2 लिखोगे? 1 लिखोगे या 2 लिखोगे? सिर्फ 4 लड़कों को बात समझ में आ रही है? तला राशिद 2 की क्या बात है यार इसके अंदर? ये एक बात है, बस उसने एक बात बताई है कि अक्सर जो क्लाइंट हैं, या मैं दोबारा बता दूंगा, मेरा ख्याल है, रुको भाई। एसओपी ये है, समझ लो, पेपर में वो फैक्ट्स देता है, स्टार्ट टू फुल स्टॉप। अब एक जुमले को 1 सेंटेंस, ये मैंने अभी अभी किया है कि ये जो 1 सेंटेंस है, ये या तो बस एक बात होती है, कोई बात है, और दूसरी चीज ये है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स सम लॉ, यानी वो इशारा कर रहा होता है कि यार कोई लॉ की बात उसने डाली होती है, प्लेज। अलीजा मेरी बेटी, अभी मैं ये बातें नहीं कर रहा हूं, अभी मेरी बात सुनो। जी लिखो। हाँ, अभी सुनो, तो वो यूज कर रही है नहीं कर रही है तुम्हें क्या पता? अभी हम पूरा तो पढ़ लेना। अभी मैं कह रहा हूं कि हम फैक्ट्स पढ़ते हैं। अब एक जुमले हम करते क्या है कि एक जुमले को हम ब्रेक करते हैं, हम एक जुमले को ब्रेक करते हैं। देखो शक्ल पकड़ रही है वर्कशॉप। जो फुल स्टॉप तक एक जुमला होता है, अब हम उस 1 सेंटेंस को ये देखते हैं कि भाई ये एक बात है कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, फलाना है, वो उसका भाई बिजनेस कर रहा है, या नंबर 2, ये जो 1 सेंटेंस है वो पॉइंट कर रहा होता है टुवर्ड्स एनी लॉ। यानी जैसे उसने कहा कि लोन ले लिया और अपना इंटरेस्ट चार्ज करवा दिया, अभी पीछे पड़ा था ना, या उसने प्लेज करवा दिया नेकलेस, ये अभी पड़ा था ना। तो अब हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। क्यों आइडेंटिफाई करना है? अगर ये एक बात है तो सिंपल बात है, लॉ है तो फिर कौन सा है? इसी तरीके से जब हमने ये कहा कि वो एक ज्वेलरी शॉप इन द सेम मार्केट कर रही है, तो ये वाला जो जुमला है ना, ये कंपीटिंग बिजनेस, सिमिलर बिजनेस, एनी अदर बिजनेस की तरफ, लॉ की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब सब लोग समझ गए? अब वो कहता है, अगला आखिरी जुमला सुनो, ड्यूरिंग द ईयर सादिया अर्नड अ हेफ्टी प्रॉफिट ऑफ 10 million फ्रॉम द ज्वेलरी बिजनेस। अब ये वाला जुमला बताओ, ये 1 है या 2 है? ये इकरा समीन मेरी बेटी, मैं ये पूछ रहा हूं, ये 1 है या 2 है? अच्छा, मजे की बात यह है कि ये बोथ है, ये एक बात भी है, और हेफ्टी प्रॉफिट का मतलब है प्राइवेट प्रॉफिट। यानी ये एक बात भी है कि हाँ भाई उसने अर्न किया एक प्राइवेट प्रॉफिट, हेफ्टी प्रॉफिट, जो हमें हमारे लिए एक प्राइवेट प्रॉफिट वाली लॉ की तरफ बात चलेगी। आप पूरों को नहीं बेटा, हेफ्टी प्रॉफिट तो प्राइवेट प्रॉफिट, ये 2 वाली बात है ना, तुमने प्राइवेट प्रॉफिट का नहीं पढ़ा है यार। जो चीज लॉ से रिलेट कर रही है मेरी बेटे, यार ये सादिया लॉ से रिलेट कर रही है, ये मिलियन 10 मिलियन कर रहा है, ये ज्वेलरी बिजनेस जो है ये लॉ से रिलेट कर रहा है। तो हेफ्टी प्रॉफिट जो है वो बेसिकली प्राइवेट प्रॉफिट से रिलेट कर रहा है लॉ की तरफ। अबे क्लियर हुआ ना? आगे सुनो। अब अभी तक हुआ क्या है, सुनो, अभी तक हुआ क्या है? अभी तक हुआ यह है कि ये लोग एक बुटीक चला रहे थे,
इसकी एक ज्वेलरी शॉप थी सादिया की एक पार्टनर की उसी मार्केट में, और उसका भाई वो चला रहा था। ज्यादातर जो क्लाइंट थे बुटीक वाले वो जाकर उसी की दुकान से ज्वेलरी ले लेते थे, और सादिया को इसको हुआ प्रॉफिट। अब सारे बाकी जो पार्टनर हैं उनके खड़े खड़े हुए कान, उन्होंने कहा भाई ये क्या चक्कर है। अपॉन नोइंग द फैक्ट दैट सादिया इंटरेस्ट इन द ज्वेलरी शॉप, जब उन्हें पता चला कि भाई सादिया का भी ज्वेलरी शॉप है, बोथ तायरा एंड फरहाना डिमांडेड, अब उन्होंने डिमांड कर दिया कि सादिया तुम शेयर करो प्रॉफिट को इक्वली विद देम। अब वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये बताओ। ये जो बात है, ये जो बात है नोइंग वाली बात, ये ओपन फैक्ट्स हैं या क्लोज फैक्ट्स हैं? ये ओपन फैक्ट्स हैं या क्लोज फैक्ट्स हैं? यूशा क्यों गड़बड़ कर रहा है? अब ये बात ही नहीं समझ में आ रही कि ओपन फैक्ट है या क्लोज फैक्ट है। सुनो, कब ताहिरा को अकाउंट फॉर एंड पे टू द फर्म करना पड़ता? कब करना पड़ता? तो कब का जवाब है जब, और जब का जवाब है जब उसने फर्म का नेम, फर्म के कनेक्शन या फर्म की प्रॉपर्टी, फर्म का नेम, फर्म का कनेक्शन, फर्म की प्रॉपर्टी ताहिरा ने यूज किए, यूज किए, यस या नो? थक गए हो तुम लोग, थक गए हो, सिर्फ इब्तिसाम जाग रहा है, थक गए हो तुम लोग। तुम्हें कैसे पता नहीं यूज किया? तुम्हें कैसे पता यूज किया? हसन अली, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई है। सुफियान, तुम समझ गए हो बात को? अनस, तुम समझ गए हो बात को? भाई तायरा ने यूज किया है या नहीं किया है, मुझे इसका जवाब दो। इसका जवाब तुम ये दे सकते हो कि ओपन लिखो, यस लिखो, नो लिखो। तो भाई यार अशबल, मैं मार दूंगा। ये जो ना का लफ्ज है ना सर, है ना, ये मुझे है ना, मेरी चेड़ है। अजमल तुम बताओ, ये क्लियर बताओ, ओपन फैक्ट्स हैं कि क्लोज फैक्ट्स हैं? बस पक्का, खत्म हो गई बात, ये लिखना। हमें क्या पता उसने नाम यूज किया है नहीं किया है। अबे बात सुनो, इधर आओ अब। मजेदार सवाल है, सवाल मजेदार है। कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट में तुम बताओ ताहिरा जो है और फनाना जस्टिफाइड होंगी इन डिमांड? बताओ जस्टिफाइड हैं, यस, नो या वुड? यस, नो या वुड? हाँ, सारा लॉ नो लिखा ना, मैं मुंह किसको कर दूंगा। सारा लॉ वुड पे चलेगा, सारा लॉ वुड पे चलेगा। ये प्राइवेट प्रॉफिट वाली बात है। अच्छा, इसमें जो तुम्हारा ये जो है ना सजेस्टेड आंसर, मैं इससे कोई ज्यादा एग्री नहीं करता। पेपर का आंसर कहां है, ये रहा, ये देखो, वुड बी। अलीजा मेरी बेटी, क्या कंफ्यूजिंग है, क्या कंफ्यूजिंग है?
कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। रुको, अजान हो रही है मेरे यहाँ। यस, देखें बात सारी है, आपको तो सजेस्टेड आंसर पढ़ने ही नहीं थे। मैंने मना किया था मार्च 21 और सितंबर 20 को, मैंने कहा था देखना ही नहीं है। तो आप लोगों को तो सजेस्टेड आंसर देखने नहीं चाहिए। मोहम्मद फाद, आप बिल्कुल, ओए तला राशिद, तुम जेड टाइप किया करो। मोहम्मद फाद यार, आप तो पता नहीं कहां जा रहे हैं और क्या आप लिख रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि आप मेरी क्लासें ले रहे हैं और सुबह से मैं जो बातें कर रहा हूं उसके बाद आप ये बातें लिख रहे हैं। सजेस्टेड आंसर आपको नहीं देखने थे, मैंने सजेस्टेड आंसर मना किए थे ये दोनों ईयर के, बाकियों को मैंने कहा अच्छा आप सुनो, मैं सजेस्टेड आंसर तुम्हें दिखाऊं, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। आपको करना क्या है, रुको एक मिनट, रुको एक मिनट, आप सजेस्टेड आंसर को छोड़े ना यार। आपने जिस सोर्स से पढ़ा है आप उस सोर्स पे जाइए। ये देखिए आप, 16वां सेक्शन है आपके सामने, पर्सनल प्रॉफिट, ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म से अगर कोई ड्राइव करता है प्रॉफिट, एक यूज ऑफ द प्रॉपर्टी करता है, फर्म के कनेक्शन को यूज करता है, फर्म के नाम को यूज करता है, 4 पॉइंट है। अकाउंट फॉर, ये लॉ है। सेम नेचर या कंपीटिंग बिजनेस को करता है तो इशियल अकाउंट फॉर, ये वाला ये लॉ लग रहा है। 16 लॉ, 16 का लॉ लगाएं आप, बस आप 16 का लॉ लगाएं और वुड लिखें। आप किन चक्रों में पड़े हुए हैं। मैंने तो पहले ही बोला कि ये आंसर्स जो होते हैं ये सजेस्टेड आंसर्स हैं, यानी वो पहुंचा तो गया है वहां पर। वो उसने पहली बात आपको ये कही है, ये देखो, ये बेसिकली वो यहां ला रहा है, हैड यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, कनेक्शंस ऑफ द बुटीक एंड फार्म नेम्स, अर्न प्राइवेट, ये यहां पे वो लॉ लाया है। हम कह रहे हैं कि इसमें पूरा जवाब बनता है। अच्छा, इन्होंने जवाब इस तरह दिया है, नंबर 1 सेक्शन 11 से इन्होंने किया है कि अगर उसने रिस्ट्रेंड किया है, ये रिस्ट्रेंड वाला, बिल्कुल इन्होंने जवाब बहुत अच्छा दिया है। सेक्शन 11 में वो कहते हैं ना कि अगर उन्होंने ताहिरा एंड फरहाना वुड बी जस्टिफाइड इन देयर डिमांड, वो हो जाएंगी इफ दे हैव
रिस्ट्रेंट सादिया फ्रॉम कैरिंग ऑन अनदर बिजनेस, ये रिस्ट्रेंट वाला लॉ लाए। Other than that, the firm is permitted under the Partnership Act. कौन सी क्वालिफाइड ड्यूटीज की वजह से बेटा, कौन सी क्वालिफाइड ड्यूटीज की वजह से क्लेम कर सकते थे जी? इब्तिसाम, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह है कि आप पहले सेक्शन 11 को वो बता रहा है कि चूंकि रिस्ट्रेंट ऑफ उन्होंने नहीं किया है तो दे वुड बी जस्टिफाइड, उसने इस तरह कहा है वेयर दे हैव रिस्ट्रेंट, ये इफ की जगह वेयर कर दो। दूसरी बात, एक बात उसने ये कही है, दूसरी बात वो कहता है इन दी एब्सेंस ऑफ एनी सच एग्रीमेंट दे आर नॉट जस्टिफाइड इन क्लेमिंग प्रॉफिट्स बिकॉज द बिजनेस इज नॉट ऑफ द सेम नेचर। ये वाली बात अगर नहीं भी लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं। तीसरी बात में वो